तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे क्या है ये। इट इज सेट ऑफ इमेजिनरी कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड to an observer along with a clock। यानी ये क्या चीज़ है, एक तो सेट है यहाँ पर किस चीज़ का, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। इमेजिनरी कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा, तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? ऐसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। इसी तरह नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव जेड। तो ये इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सेट हो गया। एक तो इसको ले लें और साथ के साथ इसको हम किससे अटैच कर दें, किसी ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर यानी कि तुम मान के चलो, तुम खुद अगर किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये तुम्हारे साथ है ये। और साथ के साथ समय मेज़र करने के लिए, टाइम को मेज़र करने के लिए हमने क्या ले ली, एक क्लॉक ले ली। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, क्या कोऑर्डिनेट सेट ऑब्जर्वर के साथ अटैच कर दें और उसके साथ उसके पास कोई क्लॉक हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम ये देखते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या ज़रूरत क्या है, नीड। इसकी ज़रूरत क्या बनती है जब भी हमें डिस्टेंस मापना हो, स्पीड नापनी हो, टाइम मेज़र करना हो, वेलोसिटी मेज़र करनी हो, इन सभी चीज़ की मेज़रमेंट के लिए, और भी क्वांटिटीज़ हैं, इन सभी चीज़ की या सभी फिज़िकल क्वांटिटी की मेज़रमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट चाहिएगा। जैसे मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे आप ये देखो कि मैं ये पूछूं कि आपकी क्लास कहाँ पर है, स्कूल में आपकी क्लास कहाँ पर है, तो आप कैसे कहोगे कि जब गेट से एंटर होगे सीधा जाओगे, थोड़ा सा राइट चलोगे, थोड़ा सा लेफ़्ट, और सामने वो मेरी क्लास है। अब तुम जो ये सारा का सारा बता रहे हो, कहाँ से कंपेयर या कहाँ से स्टार्ट करके बताया, गेट से। तो यहाँ जो गेट से बोला है वो यहाँ पर क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी ओरिजिन है वो, जहाँ से तुमने मेज़रमेंट किया। तो वो क्या हो गया यहाँ पर, गेट से। इसी तरह से मैं ये कहूँ कि तुम्हारे स्कूल में कैंटीन कहाँ पर है, तो तुम कहोगे गेट से एंटर करते लेफ़्ट साइड में सामने ही कैंटीन दिख जाएगी। तो भी यहाँ पर तुम क्या कह रहे हो, गेट से, यानी तुम क्या ले रहे हो, एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, जहाँ से तुम क्या कर रहे हो, मेज़रमेंट कर रहे हो कि तुम्हारी जो कैंटीन की पोजीशन क्या है, क्लास की पोजीशन क्या है। मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तो तुम पूछोगे कहाँ से, घर से, यानी कि घर क्या हो गया यहाँ पर, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब तुम देखो, हम सारा कुछ यही तो कंपैरिजन करते हैं कि मैं कहूँगा कि रेलवे स्टेशन का है, तो हम कहाँ से कंपेयर करेंगे, अपने घर से। मेरे घर से कितनी दूर है, तुम्हारे घर से कितनी दूर है। तो ये जो घर है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट हो गया या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत तुम्हें समझ में आ गई कि अगर मैं ये कहूँ कि रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है, यानी कि 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन दूर है। अब रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है, भाई ये तो नहीं बताया कि कहाँ से दूर है, वो बस स्टैंड से है या डीसी ऑफिस से है या किसी स्कूल से है या किसी घर से है, ये तो पता ही नहीं कुछ भी, बस 2 किलोमीटर लिख दिया। तो इसलिए हमें यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी कि वो कहाँ से मेज़रमेंट किया गया। तो कोई भी चीज़, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कहाँ से मेज़रमेंट करें, तो जहाँ से हम जिस रेफरेंस पॉइंट से मेज़र करते हैं उन्हीं पर ही हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सिस बना देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिससे सारा कुछ मेज़रमेंट किया जा सके। फिर उसके बाद जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन सी है, देखो। नंबर 1, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नंबर 1। इसमें क्या होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में रहता है या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो जो ये रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, इसी को हमने क्या नाम दिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 11th में हमें इन्हीं से वास्ता पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ रेस्ट से ही करेंगे, ना यूनिफॉर्म मोशन लेना, ना अभी और जो सिचुएशन आएगी उसमें लेना।
अगर हम ऐसे करें कि जैसे मान लो एक बस है और उस बस की छत पर इस तरह से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दें, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और बस यहाँ सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा ये क्या माना जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर जो एक कोऑर्डिनेट सेट है वो किस में पड़ा हुआ हो, रेस्ट में पड़ा हो, तब भी ये क्या माना जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ध्यान देना कि अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि रेस्ट भी और यूनिफॉर्म मोशन में दोनों स्टेट्स को सेम कैसे ले रहे हो तुम, ये रेस्ट में और ये यूनिफॉर्म मोशन में, दोनों अलग होने चाहिए। लेकिन ध्यान देना फिजिक्स के अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को सेम ट्रीट किया जाता है। आगे पता लगेगा थर्ड यूनिट में कि इन दोनों सिचुएशन में नेट फोर्स बॉडी पर कितना लगता है, ज़ीरो। तो एफ नेट फोर्स कितना लगता है यहाँ पर, ज़ीरो, दोनों सिचुएशन में। इसीलिए फिजिक्स में यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट को क्या माना जाता है, सेम सिचुएशन माना जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट हो या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म मोशन हो, तो यहाँ पर उसको हम सेम ही बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारी जो डीलिंग रहेगी इसी से रहेगी 11th और 12th क्लास में। बाकी एक और होता है जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर एक्चुअली एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम देते हैं। एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या, जैसे कि ये जो बस है, सपोज करो बस के ऊपर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये बस क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से ना चलकर इसकी ब्रेक लगा दी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी, 30 किलोमीटर होगी, 20 होगी और फाइनली ये क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो, इसी तरह से वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। इसकी फ़िलहाल हमें 11th 12th में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इनमें एक और डिफरेंस है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितने भी हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, ये सारे के सारे वैलिड हैं इसके अंदर, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई किया जा सकता है और ये वेरीफाई किए जा सकते हैं या इनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दीज आर नॉट वैलिड, यानी कि जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ये वैलिड नहीं है, यानी इनको अप्लाई नहीं कर सकते। इनके लिए जो फॉर्मूले हैं न्यूटन लॉ फेल हो जाता है, अलग यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमें सिर्फ इनका जनरल आइडिया होना चाहिए क्योंकि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है, दैट वन इज नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है मोशन इन 1, 2 and 3D। D स्टैंड फॉर डायमेंशन, कि मोशन यहाँ पर 1, 2 और 3 डायमेंशन में हो सकती है। क्या डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब यही है x, y, z। यहाँ पर हम डायमेंशन को यही कह रहे हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में मोशन का मतलब क्या, फिर दोबारा हम इसी तरह से कोऑर्डिनेट सेट बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये हमने यहाँ पर इसी तरह से ओरिजिन ले लिया। 1 डायमेंशन मोशन के अंदर क्या होगा, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ओनली 1 विल चेंज। सिर्फ क्या होगा, एक चेंज होगा, चाहे वो x हो सकता है, y हो सकता है या z हो सकता है। अगर तीनों में से एक कोऑर्डिनेट बदलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, कोई पर्सन सपोज करो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ये पोजीशन A
ठीक है, और ये डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो गया x1, फिर वो चलकर बी पोजीशन पर पहुंच जाता है इस तरह से बी पोजीशन पर, और ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया सपोज x2। तो तुम ये देख सकते हो यहाँ पर ए से बी पर पर्सन गया तो कोऑर्डिनेट सिर्फ कौन सा बदला, इट इज़ x कोऑर्डिनेट। तो जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट बदल रहा है इस प्रेजेंट एग्जांपल में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर देखो y एक्सिस नहीं बदला, y एक्सिस जब बदलता जब ये ऊपर की तरफ जाता तो ऊपर की मूवमेंट नहीं, z एक्सिस कौन सा होता है जब ये बाहर की तरफ आता, तो ना ये बाहर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगी तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वन डायमेंशनल मोशन। ट्रेन एक ही बिल्कुल स्ट्रेट रेलवे लाइन पर चल रही है, बस चल रही है, कोई और व्हीकल है स्ट्रेट चल रहा है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, वन डायमेंशन मोशन के। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आता है मोशन इन टू डायमेंशन। नेक्स्ट इज मोशन इन 2D, टू डायमेंशन। अब यहाँ पर क्या होगा, आउट ऑफ 3 any two coordinates will change, any two। अब दो कोऑर्डिनेट बदलेंगे, देखो इसी को आप समझते हैं कि कैसे दो कोऑर्डिनेट का बदलना, इसका क्या मीनिंग है, चेंज ऑफ टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारे पास फिर इसी तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए। हमें पता है कि मैं अगर इसको ले लूँ, ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। इसी तरह से ये यहाँ पर वाई जेड प्लेन है और ये यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, तो ये प्लेन हो गए। तो इसके अंदर क्या होगा, इस प्लेन में सपोज कोई ऐसी सिचुएशन है कि पर्सन यहाँ पर सपोज करो पर्सन ना लेकर कोई इंसेक्ट है या कोई हमारे पास आंट है, सपोज करो पहले ये आंट की पोजीशन ए पॉइंट, फिर उसके बाद वो दीवार पर चढ़कर बी पॉइंट पर पहुँच जाती है। जब ए से बी पर वो पहुंच जाएगी, हम ऐसे करते हैं ए को थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी, ए को यहाँ ले लेते हैं। अब तुम ये देखो जब ये आंट ए से बी पर गई तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है x1 और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा y1। इसी तरह से जब बी पोजीशन आ जाएगी ये कोऑर्डिनेट हो गया y2 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2। तो तुम देख सकते हो x1 का मैग्नीट्यूड बदल गया, y1 का भी मैग्नीट्यूड बदल गया, y2 हो गया। इसका मतलब जब भी कभी इस तरह से दो कोऑर्डिनेट बदलते हों तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि प्लेन में मोशन जब होगी तो दो कोऑर्डिनेट जरूर बदलेंगे। ये एग्जांपल जो मैंने एक्स वाई प्लेन में दिया है इसी को हम यहाँ भी दे सकते थे वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन का मतलब कोई पर्सन अगर इधर जाएगा, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर कि कोई यहाँ पर आंटी पहले यहाँ पर है पॉइंट ए पर, फिर उसके बाद आंट पॉइंट बी पर चली जाती है, तो उसमें भी क्या होगा, देखो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। पहले यहाँ पर हम ऐसे करें कि सपोज वो यहाँ पर पहुँच जाता है पॉइंट बी पर, पहले अगर हम लें ये यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, इस तरह से अगर हम ऐसे करें, ध्यान देना कि ये कोऑर्डिनेट ऐसे मेज़र होगा इस तरह से, जेड कोऑर्डिनेट। इसी तरह से इसको अगर मैं Z1 लिखता हूँ तो ये यहाँ पर क्या बनेगा Z2, जेड कोऑर्डिनेट बदल गया। इसी तरह से ऊपर की तरफ ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है y1, और ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक बना ये कोऑर्डिनेट क्या है y2। तो इसमें क्या हुआ, y और z दोनों की वैल्यू बदली है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, मोशन इन ए प्लेन। तो जब भी कभी ऐसी मोशन हो तो उसको हम मोशन इन ए प्लेन नाम देंगे। एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन के अराउंड जो प्लैनेट्स की मोशन है वो भी यहाँ पर क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन है। इसी तरह से वॉकिंग है, वॉकिंग भी टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि कोई पर्सन जब इस तरह से चलता है ज़मीन पर तो वो क्या होगा, ज़मीन एक प्लेन है, यहाँ पर अगर कंपेयर करें ज़मीन कौन सा प्लेन कहलाएगा, एक्स जेड प्लेन। और इस एक्स जेड प्लेन में जब कोई पर्सन चलेगा तो यहाँ पर एक्स जेड प्लेन के अंदर सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट एक्स और जेड क्या होंगे, चेंज होंगे, तो वॉकिंग भी इसी में आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पर टू डायमेंशन का और हम एग्जांपल लें, प्लैनेट्स की मोशन होगी, वॉकिंग का केस हो गया। इसी तरह से जो मैंने बताया आंट जो इस तरह से चल रही है दीवार के ऊपर, वो एग्जांपल हो गया एंड मोर। ठीक है, तो और भी हो सकते हैं। इसी तरह से फिर थर्ड मैं लेता हूँ यहाँ पर मोशन इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन का मतलब व्हेन ऑल द थ्री
कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम। अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हों, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट अगर चेंज होते हों, तब यहाँ पर क्या होगी, मोशन इन 3 डायमेंशन, यानी कि x, y और z तीनों चेंज होते हो। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि तीनों चेंज कैसे होंगे। यहाँ पर हम देखो कैसे एग्जांपल लेंगे। ये यहाँ पर हमने लिया इसी तरह से x एक्सिस, y एक्सिस और दिस वन इज z एक्सिस। ये यहाँ पर ओरिजिन हो गया। हमें पता है कि z एक्सिस वास्तव में क्या है, ये है बाहर की तरफ, ये क्या है, z एक्सिस है। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, सपोज़ मेरे पास इस तरह से ये मार्कर है और ये इसकी टिप है, रेड मार्कर, ठीक है। मैं इसको यहाँ दिखा लेता हूँ कि मार्कर की ये पोजीशन है कैप की। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये मार्कर यहाँ चला गया। जब यहाँ पर गया तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ इसको, क्योंकि मार्कर जब यहाँ गया, ये तो मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता। तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखना कि जब ये यहाँ पर है इस तरह से, तब तुम ये लिख सकते हो, ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 कोऑर्डिनेट है। और जब ये यहाँ पर इस तरह से है, तुम देख सकते हो कि बोर्ड से रेड मार्कर की दूरी देख सकते हो। ये कौन सा है, z एक्सिस। बोर्ड से रेड मार्कर की जो ये दूरी है, ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस। ये फिर मैंने यहाँ पहुँचा दिया, z बदल गया, तुम देख सकते हो। पहले z ये वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच गया, z ये हो गया। और दूसरे जो कोऑर्डिनेट है ये y2 और ये यहाँ पर क्या हो गया, x2, ये बदल ही रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब मोशन किस में हो, स्पेस में हो, स्पेस में, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन ए स्पेस। जब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट बदलते हैं उसको मोशन इन ए स्पेस भी बोलते हैं। तो यहाँ से पर्सन या यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से चला गया या इस तरह से चला गया कि सो दैट कि तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट अगर बदलते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन 3 डायमेंशन। जैसे हम इसका एग्जांपल लें, काइट है, पतंग उड़ाना, वो भी यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है। मोशन किसी बर्ड की है, एरोप्लेन की है, एरोप्लेन, ये भी यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशन की। वो पहले रनवे पर चलता है, फिर फ्लाई करता है, उसके बाद लैंडिंग करता है। इन सारी सिचुएशन में ही वो क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन बन जाएगी। थैंक यू।